स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और सबसे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे फर्स्ट डे वाले टॉपिक्स रहे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट डे में हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ बात की थी कि भाई आपको ये डेटा निकालना है। और वो डेटा कौन कौन सा था सेकेंड डे में? जैसे आपने देखा था जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है, वो कितनी है? किसी बच्चे ने पढ़ा क्या? ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, ये वाला ग्रोथ रेट। स्टेगनेंट इकोनॉमी में जो हम लोगों ने बात की थी ना, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, किसी ने पढ़ा है? ग्रोथ रेट ऑफ इनकम 0.5%, 0.1% था। अब कितनी है? किसी ने भी नहीं निकाला। 8.6% है। कंफर्म? पर कैपिटा इनकम, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम में जो इंक्रीमेंट है वो 8.6% का है भाई। एक चीज, ये चीज अपने पास नोट कर लेना। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था पर कैपिटा इनकम इन रुपीस कितनी है आज के टाइम में? किसी बच्चे ने निकाला पर कैपिटा? बताओ। एक सेकेंड। हाँ, एक जना कह रहा है 10। एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलो चलो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, एक सेकेंड। आपने ईयर के अकॉर्डिंग निकाला क्या डेटा? कौन सी ईयर का डेटा है ये? ठीक है, करंट पर कैपिटल। सेवन 7,800, 680, 680, ठीक है। डॉलर्स, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 680 डॉलर्स है। ये डॉलर्स का मतलब होता है बेटा 75 से मल्टीप्लाई कर दो इस फिगर को। तो आप रिद्धि जो रुपए में बता रहे थे वो फिगर बताइए क्या है? 103,000। हाँ, मतलब लगभग इतना ही बैठेगा। 7,680 को अगर अपन मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इतना ही बैठना चाहिए मेरे हिसाब से भी। तो आप मान के चलिए ये जो आपने निकाला है डेटा, अब आप इसको कंपेयर करो पहले की जो आपने, और वो क्या बताया अपना जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी में अपने ग्रोथ रेट पड़ी थी, गुप्ता बता रहा है 8.6, आपकी 9.3। तो लगभग आप मान के चलिए हमें डेटा से, एग्जैक्ट डेटा से कोई मतलब नहीं है। हम तो ये आपको सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कहाँ तो 0.1% और कहाँ 9.3%। अगर टाइम्स में कंपेयर करूँ तो 93 टाइम्स हो गया, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा, 900 गुना हो गई अगर आप कंपेयर करो तो। और वैसे ही जो पर कैपिटा इनकम है रुपए में कंफर्म करो तो 1,03,000 रुपए सालाना इनकम है लोगों की, कम से कम एवरेजली इनकम 1,03,000 रुपए। तो बेटा 230 से 1,03,000 कितना डिफरेंस है बताओ? आ रही है बात समझ में? तो आप देखो आज हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी नहीं है। मैं आपको ये डेटा सिर्फ इसलिए निकालने के लिए कहा था। और मैंने आप लोगों को कहा था पर हेक्टर आउटपुट वीट का प्रोडक्शन कितना था? यहाँ था 660 केजी वीट और राइस का। अब आपने निकाला कितना था इस टाइम पे? ये वाला 3.4 थाउजेंड, मतलब 3.4 थाउजेंड मतलब हो गया 3,4,000, 3,400, 3,400। तो आज देखो उसी जमीन पे हम लोग जो निकाल रहे हैं वो 3400 किलो पर हेक्टर निकाल रहे हैं, पर हेक्टर लैंड। 660 से 3,400, लगभग 6 गुना का जंप, 5 गुना या 6 गुना का जंप। राइस का कितना प्रोडक्शन था? राइस की कितनी प्रोडक्टिविटी थी? 2576। मतलब देखो हम कितना उस पे आ गए, 2576 तक पहुंच गए। 25, अरे यार एक तो लिखा ही नहीं जाता इससे यार, समझ गए ना आप लोग? 2576। अरे भाई क्या चल रहा है ये? 2576 आप चला लेना भाई, मेरे से तो नहीं चल रहा है इसमें, पेन इतना स्मूथली नहीं चलता यहाँ पे। ठीक है, 2576 आप देख लेना। ठीक है, ठीक है। हाँ, 2576 हटा दिया मैंने सारा। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को देखेगा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हमने कितना बढ़ाया था, वो चीज़ भी आपने देख ली होगी। मतलब आपको ये चीज़ें मैंने इसलिए कही थी ताकि आप ये देख पाओ 1947 और 48 के बाद 2020 तक कितना ज़्यादा चेंजेस आया। अब आपको खुद को देखने को मिलेगा कि देश ने तरक्की की या नहीं की। जो अनपढ़ लोग, बिना पढ़े लिखे लोग बातें करते हैं ना कि देश तो तरक्की कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है, हम लोग एग्जैक्टली डेटा में बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा देश पिछले 70 सालों में बहुत आगे बढ़ा है। समझ रहे हो? आपको रिसर्च करवाने के पीछे रीजन ये था। चले अब आगे आ जाए, बाकी चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बताओ। अब बताओ, थ्रू थ्री 281 मिलियन टन, और यहाँ तो लाख टन आ रहा है, सिर्फ लाखों में आ रहा था, यहाँ मिलियंस टन में आ रहा है।
तो सोचो कितना कितना आगे बढ़ गया वो। ये वाली सारी चीज़ें थी जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे। आपने इसके अलावा पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट होती है? पावर जनरेशन कितना है अभी हमारा? जो हमने 368.79 अभी गीगावाट और है। तो अब ये इतना सारा आपका पावर जनरेशन हो रहा था, पहले केवल 2100 मेगावाट का हो रहा था। सोचो कितना ज़्यादा बढ़ गया। ये गीगावाट, मेगावाट और गीगावाट में बहुत फ़र्क है। ठीक है? तो ये सारे डेटाज़ हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारा देश बैकवर्ड इकोनॉमी से आज बैकवर्ड इकोनॉमी से काफ़ी आगे आ गया है। ठीक है? हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया, अब हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ चुके हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने मतलब सेकंड डे हम लोगों को डिस्कस करना था, कल की क्लास में हमें डिस्कस करना था, हमने नहीं किया। कोई बात नहीं, चलो हम आ जाते हैं आगे। हम लोगों ने कल आपको ये चीज़ें बताई थी, कितने बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई थी? ये 7 पॉइंट समझ आ गए थे? एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो तो बता दो। हमने पढ़ा था एक तो इसमें लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कि इंडिया के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिपेंडेंस के टाइम में उसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बहुत लो थी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो नेचुरल रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता था, इसलिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी रहती थी। अगर अच्छी बारिश होगी तो खेती-बाड़ी भी अच्छी होगी, बारिश नहीं होगी तो सारी फसल बिगड़ जाएगी। जो हमारे ब्रिटिशर्स थे। हाँ, बेटा मैं आज के टाइम की बात नहीं कर रहा ना, मैं बात कब की कर रहा हूँ? 1948 की। आप कौन से चैप्टर में हो? आप फर्स्ट चैप्टर में हो, आप ये पढ़ रहे हो 1948 में क्या सीन था। तो वहाँ पे उस टाइम पे किसी भी तरीके का कोई स्टेप नहीं उठाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए। हम बात कर रहे हैं 1948 की, आज की बात नहीं कर रहे। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, केवल फार्मर लोग इतना ही फार्मिंग करते थे जिनसे कि उनके परिवार का पेट पल जाए। ठीक है? फिर हम लोगों ने बात की थी गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ सॉइल एंड टिलर्स ऑफ सॉइल, यानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था ओनर में और टिलर्स में। ओनर तो वो लोग थे, ज़मींदार थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड का ओनर डिक्लेयर कर दिया। वो मनमानी रेट से टिलर ऑफ द सॉइल यानी फार्मर से मनचाहा लैंड रेवेन्यू वसूल कर सकते थे। वो भी किस फॉर्म में? उनके आउटपुट में शेयर देते थे, आउटपुट में शेयर करते थे, कॉस्ट में शेयर नहीं करते थे, और लग्ज़री लाइफ़ जीते थे ज़मींदार। ये हम लोगों ने पढ़ा था। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, इसका मतलब क्या था कि जो गाँव वालों के पास ज़मीनें थी, टिलर ऑफ द सॉइल के पास ज़मीनें थी, वो बिखरी हुई ज़मीनें थी और छोटी-छोटी ज़मीनें थी, जिसपे बहुत बड़े स्केल पे आपका प्रोडक्शन नहीं हो सकता था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश, ये वाला अपन ने पढ़ा था। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था इसमें। इसमें ज़मींदार क्या करते थे, उनको परमानेंट ओनर बना दिया। ज़मींदार को एक फिक्स पैसा गवर्नमेंट को देना है और ज़मींदार जितना चाहे उतना टिलर ऑफ द सॉइल से वसूल कर सकते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हम लोगों ने कल के लेसन में देखी थी। एक 7 देखा था, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के फार्मर्स को फोर्स किया कि वो जो क्रॉप फार्मिंग करते थे, जैसे कि वो अपने लिए क्रॉप जो उगाते थे व्हीट और राइस, उसकी जगह उनको बोला कि आप कमर्शियल क्रॉप्स अब ग्रो करना स्टार्ट करो अपने खेत में, लाइक इंडिगो, जो कि काम आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना ब्रिटेन है वहाँ की इंडस्ट्रीज के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए काम आती थी। तो इस तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इंडिपेंडेंस के टाइम में, ये चीज़ें थी उसके अंदर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसकी, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक, थोड़ी-सी चीज़ कल वाले टॉपिक की रह गई, जो पीछे थी जस्ट पेज के। हम अब ये बता रहे हैं आपको, ये सिर्फ़ हिंट के लिए बता रहे हैं, ये आपके कोर्स में नहीं है, कि मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी। तो ये लिखा हुआ है प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर, यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा था? तो यहाँ लिखा है इंडिया रूरल इंडिया वाज़ डिस्क्राइब्ड एज़ अ सिस्टम ऑफ सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटी। यानी ब्रिटिश राज से पहले इंडिया को डिफाइन किया गया है कि इंडिया में सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटीज़ हुआ करती थी। ठीक है? अब सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटी का मतलब क्या है? इसके अंदर 2 लोग आते थे, एक तो फार्मर्स आते थे और एक फंक्शनरीज़ आते थे। है ना? फार्मर्स का मतलब क्या है? फार्मर्स मतलब वो लोग जो क्रॉप फार्मिंग से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? कैटल फार्मिंग से बिलॉन्ग करते हैं। कैटल फार्मिंग का काम क्या करते हैं? क्रॉप फार्मिंग का काम क्या करते हैं? और फंक्शनरीज़ में वो लोग आते थे जो सर्विसेज़ देते थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, लोहार हुआ, गोल्ड स्मिथ, सुनार हुआ, धोबी हुआ, शू मेकर हुआ, मोची वगैरह, इस टाइप के लोग आते थे फंक्शनरीज़ में। अब इसने आगे लिखा है ऐसा कि एक सेकंड, थोड़ा-सा इसको इसने फिर आगे लिखा, देयर वर नो इंटरमीडिएटरीज लाइक जमींदार्स। पहले ब्रिटिशर से पहले कोई जमींदार नहीं हुआ करते थे स्टेट में, और फार्मर्स जो थे वो डायरेक्टली अपना लैंड रेवेन्यू किंग को पे करते थे। आपको पता है पहले
राजा महाराजाओं का राज था, तो डायरेक्टली राजा के पास जाता था वो लैंड रेवेन्यू। ठीक है, प्रॉस्पर्टी और स्टेबिलिटी वर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल ऑफ लाइफ इन रूरल इंडिया। गांव के इलाकों में सब जगह पे बिल्कुल अच्छा और शांति वाला वातावरण था, स्टेबिलिटी थी सारे बिजनेसेस में। इसीलिए एक फ्रेंच ट्रेवलर थे जो इंडिया में ट्रेवल करने आए थे, नाम था बर्नियर। उन्होंने डिस्क्राइब किया बंगाल को 17th सेंचुरी में कि ये रिचर देन इजिप्ट है, यानी इजिप्ट से भी महान, इजिप्ट से भी रिच कंट्री है ये। ठीक है, और बंगाल के लिए लिखा था इन्होंने, लिखा क्या था, बंगाल के लिए लिखा था कि ये इजिप्ट से भी रिच है। क्यों क्यों रिच है? क्योंकि प्रोड्यूसिंग एम्पली फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड एक्सपोर्टिंग इन अबंडेंस। यानी ये ऐसी एक ऐसा देश है जहाँ पे सेल्फ कंजम्पशन के लिए काफी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। कोई किसी बच्चे का म्यूट नहीं है यार। कौन बच्चा है जिसने म्यूट नहीं कर रखा है? गुप्ता म्यूट कर दे, दूसरे लोग जो भी है म्यूट कर दीजिए भाई। अच्छा, तो ये हम लोगों ने चीज कल छोटी सी रह गई थी कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा था। अब आज जो है, अब हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको आज। ठीक है, देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। हाँ भाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडस्ट्रीज कैसी थी, इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडस्ट्रीज की क्या हालत थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। तो देखिए, सबसे पहला इसने एक वर्ड लिखा है, सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब समझो, जब आपके देश में नई नई इंडस्ट्रीज लगती है तो इसे कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज का कम होना, दिन ब दिन इंडस्ट्रीज कम होते जाना। एक वर्ड लिखा सिस्टमेटिक। तो हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने सिस्टमेटिकली इंडिया की इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज करना स्टार्ट किया। बाय कौन सा पॉलिसी बोलते हैं हम उसे? डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की इकोनॉमी को सिस्टमेटिक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज किया। कैसे किया, इसको हम लोग दो पैराज में पढ़ेंगे। दो चीजें हैं इसके अंदर। पहला है डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसलिए बोला हमारा जो वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रीज था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसको इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के थ्रू बर्बाद कर दिया। डिके मतलब बर्बाद कर देना, खराब कर देना। इसके अंदर हम लोगों को 5 पॉइंट पढ़ने इस टॉपिक के अंदर। आज का टॉपिक यही होने वाला है। फिर दूसरी चीज है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज ओइंग टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ब्लीक का मतलब होता है एक तरीके से मान लीजिए कलरलेस, आप कलरलेस बोल सकते हैं कि इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल बेकार थी, कोई मजा नहीं था उसकी ग्रोथ में, क्योंकि हमारे पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी। तो ये जो दूसरा टॉपिक है ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज केवल हम लोग इस वाले टॉपिक को देख रहे हैं, फर्स्ट वाले टॉपिक को। इसके अंदर हमको 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं कि कैसे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के थ्रू हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको तबाह कर दिया गया। एक छोटी सी इसने यहाँ पे पैरा लिखा है, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। पूरे पैरा में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि ब्रिटिश रूल से पहले हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी उसमें, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट हुआ करती थी। ब्रिटिश राज ने इसको पूरा खत्म कर दिया। किस वजह से? बस एक वर्ड यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज की वजह से। अब इसी को ही हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ भी रखा है वैसे तो, बहुत सिंपल सी पॉलिसी है। वही चीज की इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल और इम्पोर्ट करवाते थे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करवाते थे ब्रिटेन का फाइनल गुड्स, ऑलमोस्ट यही है इसके अंदर। तो अब आ जाते हैं अपन इस टॉपिक की तरफ। ये आज आ गया, ये हमारा आज का टॉपिक है, सिर्फ ये 5 पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक लिखा है इनडिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यहाँ लिखा है द ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज अ बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इस ऊपर वाली लाइन पे पढ़ लो, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसाइड विद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। जो इंडिया में ब्रिटिश रूल हो रहा था उसने ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए ऐसा किया। कैसा किया जरा पढ़ना। द ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ब्रिटिशर्स को लगा कि इंडिया से कच्चा माल लाना सबसे बेस्ट सोर्स है, सस्ता भी पड़ेगा और हमारा वहां पे राज भी चल रहा है। एज द बेस्ट मार्केट फॉर दियर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एज वेल एज द बेस्ट मार्केट, और उनको ये भी दिखा कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट बनेंगे इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट, उसको बेचने के लिए सबसे बेस्ट मार्केट है इंडिया। ठीक है, अकॉर्डिंगली अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी वाज परसुएड। इसी वजह से उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी चलाया। क्या चलाया डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी में? क्या था? दो चीजें, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से अगर ब्रिटेन कोई भी रॉ मटेरियल जाएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी जो एक्सपोर्ट करने वाला है उसको किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना।
अगर मैं आपको कह दूँ, इंडिया से अगर आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करोगे, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। वैसे तो इंडिया ने एक्सपोर्ट टैक्स फ्री कर रखा है इसी वजह से, ताकि हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े। लेकिन आप इम्पोर्ट करते हो ना, तो काफ़ी मोटा आपसे टैक्स लिया जाता है। तो अब उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक्सपोर्ट्स को तो टैक्स फ्री बनाया है, वो भी केवल रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट को। अगर आप फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट करते हो, तो उसपे आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, समझना इस बातों को। और था फिर टैरिफ फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया। टैरिफ फ्री इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो आप अगर मतलब ब्रिटेन से कोई चीज़ मंगवाते हो, कोई इम्पोर्ट करते हो फिनिश गुड्स, केवल फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल तो वैसे नहीं देते थे वो लोग, बट अगर आप फिनिश गुड्स मंगवाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं देना। तो इस तरीके से इन्होंने ये टैरिफ पॉलिसी जो है वो बनाई, जिसकी वजह से इंडिया बर्बाद हुआ। आगे, बट एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटी वाज़ प्लेस्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। समझो, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था, जिसे हम लोग इंडिया का फिनिश गुड्स कहेंगे, मान लीजिए, उसको जब आप किसी दूसरे देश में बेचोगे ना, उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा हेवी टैक्सेस बढ़ा दिए। इससे हमारा वो जो इंडस्ट्री था, वो तबाह हो गया। As a consequence, while the British product start gaining in the Indian market, the Indian handicraft product started losing their domestic as well as foreign market. तो उसी समय पे हुआ क्या, जब ब्रिटिशर्स का प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में गेन करने लगा, इंडिया का मार्केट उसको अच्छा मिलने लगा, उसी टाइम पे हमारा इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे, उन्होंने डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट दोनों में ही अपना डिमांड उसका डिमांड खत्म हो गया था। ठीक है, और इसकी वजह से ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो पहला वाला टॉपिक क्लियर हो गया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसके बाद सबको सबसे लास्ट में पूछने अपने डाउट्स, ठीक है, एक बार जैसे ही मैं खत्म कर देता हूँ। इसके बाद सेकंड पॉइंट है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। ये प्रिंसली कोर्ट्स क्या होते हैं? ये जो राजा महाराजा पहले जो चलता था ना, वो वाला, वो अब बिल्कुल खत्म हो गया, सियासती राज पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ लिखा है प्रायर टू ब्रिटिश रूल, नवाब, राजा, प्रिंसेस और एम्पेरियर्स रूल डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, तो उससे पहले इंडिया के अलग अलग हिस्सों में नवाब होते थे, राजा होते थे, प्रिंस होते थे, एम्पीरियर्स होते थे, ये लोग अलग अलग जगह पे राज करते थे। ठीक है, दे यूज टू पेट्रनाइज द हैंडीक्राफ्ट बिकॉज ऑफ विच इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड अक्वायर्ड इंटरनेशनल रेपुटेशन। ये जनरली इंडिया की हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को यूज किया करते थे, उसको बचाने का काम इन लोगों ने किया है। राजा महाराजाओं के आपने देखे होंगे, जब उन्होंने वो लोग पहना, अपने सर पे मुकुट पहना करते थे, या उनकी ड्रेसिंग स्टाइल होती थी, उसमें सारा का सारा आपको इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का वर्क दिखेगा। तो वो लोग इस इंडस्ट्री को बचाए रखते थे, वो लोग इस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट को खुद यूज किया करते थे। इसी वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस था, हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड फेमस था। लेकिन द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इम्प्लाइड द एंड ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। जैसे ही ये जो ब्रिटिश का रूल स्टार्ट हुआ, इसके बाद जो प्रिंसली कोर्ट्स थे वो खत्म हो गए। कंसिक्वेंटली द हैंडीक्राफ्ट स्टार्ट डिकेइंग। इसी वजह से जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि उसको प्रमोट करने वाला कोई था नहीं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। थर्ड पॉइंट है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। अब मशीन मेड प्रोडक्ट से कैसे कंपटीशन होता है हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज में, जरा समझना। मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन वर लो कॉस्ट प्रोडक्ट। सबसे पहले जो ब्रिटेन प्रोडक्ट बनाता मशीन से, वो सस्ता बनता। क्यों वो सस्ता बनता? क्योंकि हम तो हाथ से बनाते कलाकारी से, वो मशीन्स में फीड कर देते। आज आप लोग देखते हो, आज काफी सारी चीजें होती है, जैसे आपको कोई क्लोथ के ऊपर कोई डिजाइन देना है, तो आपको पता है कि आजकल ऐसी प्रिंटिंग मशीन्स आ गई, हम लोग टी शर्ट्स प्रिंटिंग करवाते हैं ना, तो टी शर्ट्स पे लाइक आपको कोई भी डिजाइन चाहिए, तो मशीन में डालो, 10-15 मिनट में आपको टी शर्ट रेडी हो जाती है, और वही उसको हाथ से करने में कितना टाइम लगता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि मशीन से बने हुए प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, एंड गिव अ स्टिफ कंपटीशन टू द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। और ये हमारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को बहुत टफ वाला कंपटीशन दे रहे थे। In also machine made products out excelled Indian handicraft product in precision and quality। और ये ही नहीं, ये जो मशीन मेड प्रोडक्ट होते थे ना, ये मशीन मेड प्रोडक्ट, ये सारे के सारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से काफी बेस्ट क्वालिटी देते थे, और काफी अच्छा फिनिशिंग होता था इनका। कंपटीशन फोर्स द इंडियन क्राफ्टमैन टू शट डाउन देयर एंटरप्राइजेस। इस कंपटीशन की वजह से जो इंडिया के क्राफ्टमैन थे, जो हाथ से कलाकारी करते थे, उन लोगों को अपनी एंटरप्राइज बंद करनी पड़ी, क्योंकि मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट एक तो सस्ता आता, और टाइम कम लगता, और उसकी क्वालिटी और फिनिशिंग सबसे बेस्ट होती। इस वजह से हमारा इंडिया का जो मार्केट था वो खराब हो गया। एक वजह ये भी थी। फिर फोर्थ है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। किसी का माइक अभी भी ऑन है, म्यूट कर दो। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड।
न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड में है ओइंग टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर। अब नया डिमांड का नया पैटर्न क्या आ गया भाई, ब्रिटिशर्स आ गए, तो ब्रिटिशर्स के कल्चर को हम लोग फॉलो करने लगे। तो कह रहा ब्रिटिश कल्चर की वजह से एक नई क्लास इंडिया में पैदा हुई विच वॉज कीन टू अडॉप्ट द वेस्टर्न लाइफस्टाइल, जिसने वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपनाया। आज हम लोग सब जीन्स वगैरह पहनते हैं, मस्त बार पार्टी शार्टी में जाते हैं, तो ये क्या है, न्यू ईयर्स की पार्टीज मना रहे हैं, ये हमने ब्रिटिश मतलब कल्चर को अपना रखा है। तो ऐसे ही वेस्टर्न लाइफस्टाइल की डिमांड बढ़ी उस टाइम में। अब दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट, इसने इंडिया के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी उसको अफेक्ट किया, क्योंकि अब हम लोग इंडियन प्रोडक्ट को यूज ना करके वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड इन फेवर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन द प्रोसेस द इंडियन इंडस्ट्री टेंडेड टू पैरिश और फिनिश। इस बदलाव की वजह से हम ब्रिटिश प्रोडक्ट को फेवर कर रहे थे, और इस वजह से इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो खत्म होती चली गई, क्योंकि हमने नए कल्चर को अडॉप्ट किया, उन चीजों को यूज करना स्टार्ट किया। फिर बाद में आपको पता है गांधी जी आए थे और उन्होंने बॉयकॉट करवाया, बोला था कि बॉयकॉट करो सारा जो स्वदेशी छोड़ो देशी अपनाओ वाली चीज चली थी, आपको याद होगा, वो इसी वजह से चली थी, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर चुके थे, वहां उसकी लाइफस्टाइल को जीना पसंद करते थे। ऐसा आज भी वही एक है, वो अलग बात है। अच्छा, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। इंडिया में रेलवेज का आना, समझना, ये भी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म करता है। कैसे करता है जरा समझना। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे के इंट्रोडक्शन से मार्केट का जो साइज था लो ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए, सॉरी वापस पढ़ते हैं। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे साइज ऑफ द मार्केट फॉर द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट टेंडेड टू एक्सपेंड। रेलवेज के इंट्रोडक्शन से, रेलवे के आ जाने से इंडिया में जो ब्रिटिश प्रोडक्ट का जो मार्केट था वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स गुड्स को लेकर के आते ट्रेन में और हमारे यहाँ पे बेचते। आगे, वाइल इट स्टार्टेड श्रिंकिंग फॉर द हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट। अब रेलवेज के आने से इंडिया के अंदर बनने वाला हाई कॉस्ट प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड मार्केट में कम होती गई। दिस हेस्टेंड और क्विकेंड द प्रोसेस ऑफ डीके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, और इस वजह से इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो तबाह हो गई। ये टोटल मिलाकर के ऐसे 5 पॉइंट थे जो कि हमें ये बताते हैं कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे खत्म हुआ, और इसको भी किस सेंस में हमने समझा। ये जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के थ्रू हुआ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। जो सेकंड वाला ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, ये हम लोगों को कल पढ़ना है। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना। अब जिसको डाउट हो वो पूछ ले, मैं मेरा वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, आपको वीडियो में सिर्फ इतना ही कंटेंट मिलेगा।